हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 11th क्लास की फ़िज़िक्स और आज वही चैप्टर सेकंड, लेकिन आज लेक्चर 18th है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम सार्थक अंकों के बारे में पढ़ेंगे। मापन में इनका बहुत बड़ा योगदान है बच्चों। अगर हम सार्थक अंक नहीं जानते तो हम मापन में बहुत कुछ नहीं जानते, ये कह सकते हैं हम। तो सार्थक अंक क्या हैं, इनका क्या महत्व है, इनको कैसे ज्ञात करेंगे, इसको पढ़ने का फ़ायदा क्या है, तो ये सब बातें आज इस लेक्चर में डिस्कस की जाएंगी। तो बच्चों ये डेफिनेशन मैंने समय को बचाने के लिए पहले से लिख रखी हैं। सार्थक अंकों की जो परिभाषा है, किस तरीके से परिभाषित करें, तो वो कई तरीके से हमने उसको लिख दिया है कि जैसे किसी माप के वे अंक जिन तक हम प्रमाणिक एवं यथार्थ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। या ऐसे कह लें, वे अंक जो किसी मापन की परिशुद्धता को प्रदर्शित करते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। किसी माप अथवा संख्या में सभी विश्वसनीय अंकों तथा अंतिम संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। तो ये सार्थक अंकों की परिभाषा है। ये एक विशेष नोट है, इसको अभी बाद में समझाया जाएगा। तो बच्चों देखो, ये हो गई सार्थक अंक की परिभाषा। लेकिन बच्चों आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा। तो बच्चों परिभाषा लिख देने से ही फिजिक्स नहीं सीख सकते। तो फिजिक्स समझने की चीज़ है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि मैं बोर्ड पर परिभाषा मैंने जानबूझ के लिखी और अब मैं ये कहूँ कि बच्चों मैंने सार्थक अंक पढ़ा दिया, तो क्या ये बात आपकी समझ में आ गई? नहीं आई होगी। तो परिभाषा पर्याप्त नहीं है, हमें इसको गहराई में जाना है, इसको समझना है कि ये आखिर क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो वाक्य हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, ये परिभाषाएं हमें क्या बतलाना चाह रही हैं, तो उसको सीखते हैं। तो परिभाषाओं में मत बनिए, फिजिक्स को समझिए। तो सबसे पहले हम सार्थक अंक समझते हैं होते क्या हैं, लेकिन उससे पहले हमें संदिग्ध अंक भी समझना होगा। अब इन सब बातों को बच्चों धीरे धीरे मैं समझा दूंगा। जैसे एक बात ध्यान रखेंगे, कोई भी मापन किया जाता है किसी भी यंत्र से तो उसकी एक यथार्थता की सीमा होती है, ठीक है। तो जब उस माप को हम उस यंत्र की यथार्थता की सीमा के अंतर्गत लिखते हैं तो दशमलव के बाद भी कुछ निश्चित अंक होते हैं। जैसे मान लो किसी वस्तु की लंबाई या कुछ भी मान लो, लंबाई ही मान लो, चलो 2.326 ये मापी गई, ठीक है। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, इतनी नापी गई, इतनी सेंटीमीटर। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों कि ये ऐसे यंत्र से नापी गई है जो कि जिसकी अल्पतमांक कितनी है, जो कि दशमलव के 003 अंक तक मापन कर सकता है। तो ये उसकी लिस्ट काउंट हुई। बात समझ रहे हैं? यानी ये पेच मापी से नापी गई है, स्क्रू गेज से। ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, मान लो पेच मापी से नापी जाती तो इतनी आती, 3 अंकों तक नाप रही है। समझ रहे हैं बच्चों? या 1 पॉइंट, ये बड़ी दूरी हो गई, 1 पॉइंट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखें, जो अंतिम अक्षर है इस माप में, यही संदिग्ध अंक कहलाता है। क्या कहलाता है? संदिग्ध। क्योंकि उसकी यथार्थता की सीमा यहीं तक है, तो जो लास्ट डिजिट है वो कन्फ्यूज़न पैदा कर सकती है, वहाँ त्रुटि हो सकती है। क्योंकि त्रुटि लिस्ट काउंट, अनुमेय त्रुटि हमने बताई थी कि इस मापन में अगर त्रुटि की बात करें तो इतनी त्रुटि आएगी इस मापन में, 0.001 की त्रुटि आ सकती है। तो ये त्रुटि इसी को तो प्रभावित करेगी। यानी 0.001 इसमें प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। तो लास्ट का डिजिट जो है वो हमेशा संदिग्ध अंक होता है। कैसे होता है वो मैं अभी और समझाऊंगा। या अनिश्चित अंक, अनिश्चित अंक कह लें। क्यों कह रहे हैं बच्चों ऐसा, इस बात को समझ लें कि जैसे अगर मैंने यही लंबाई मान लो मीटर पैमाने से नापी होती तो वो दशमलव के 1 अंक तक नापता, मान लो वो 2.3 अंक तक माप रहा था, तो ये डाउटफुल हो गया कि 3 तक ही ख़त्म हो गया या आगे एग्जैक्ट 2.3 सेंटीमीटर ही होगी वो डिस्टेंस। तो यहीं तो डाउट है, क्योंकि इसकी अल्पतमांक 0.1 है। इसी को मैं वर्नियर कैलिपर से नापता तो हो सकता है 2.32 आ जाता। तो देखिए
ये डिजिट, यहाँ तो 0 महसूस हो रही थी, यहाँ 2 हो गई। तो अब यहाँ ये अंक क्या हो गया, अनिश्चित अंक, यहाँ ये अनिश्चित या संदिग्ध अंक कुछ भी कह सकते हैं। तो बच्चों याद रखें, जो लास्ट की डिजिट होगी किसी भी मापन की, वो हमेशा संदिग्ध अंक कहलाएगी। इसको डाउटफुल फिगर, डाउटफुल या अनसर्टेन फिगर कह देते हैं। और इसके छोड़ के बाकी की जो डिजिट हैं, जैसे यहाँ पर ये, इसमें ये वाली, इसमें ये दोनों, ये वास्तविक अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वास्तविक। ये वास्तविक मापन को बता रहे हैं कि यहाँ तक तो हमें कोई टेंशन है ही नहीं, यहाँ तक हमें कोई टेंशन नहीं है, उसका कोई डाउट नहीं है, डाउट है सिर्फ आखिरी लेटर पर। तो बच्चों इन वास्तविक अंकों और संदिग्ध अंकों को मिला करके ही हम उनको सार्थक अंक कहते हैं। यही सार्थक अंक हैं। जैसे इस माप में 2.326 में 4 सार्थक अंक हो गए, 1 2 3 4। वास्तविक अंक भी गिन लेंगे ये वाले, और लास्ट का डाउटफुल जो फिगर है उसको भी गिनेंगे। इस माप में 2 हो गए, 2.32 में कितने सार्थक अंक हो गए, 2। ठीक है, 2.32 में कितने सार्थक अंक हो गए, 3, 1 2 3। तो देखें ज़्यादा अच्छी माप कौन सी थी, ये, क्योंकि ये दशमलव के 3 अंकों तक बता रही थी। तो मापन के हम काफ़ी नज़दीक पहुंच रहे हैं, यथार्थता बढ़ती जा रही है। तो वही बात है कि यथार्थ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वास्तव में सार्थक अंक ये बताते हैं कि उसको किस मापक यंत्र से नापा गया है। जैसे कोई लंबाई हम लिखें 3.0, एक लिख दें 3.00, एक लिख दें 3.000। तो गणित की दृष्टि से देखें बच्चों, देखो बच्चों बड़े गहराई से समझना, बातें बहुत आसान लगती हैं लेकिन समझना पड़ता है उनको। तो देखें यहाँ पर बच्चों, आप कहेंगे ये भी 3 लिखें। गणित की दृष्टि से अगर देखें, गणित की दृष्टि से तो ये भी 3 हैं, ये भी 3 हैं, ये भी 3 हैं। लेकिन फिजिक्स की दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से इन सब में अंतर है। ये माप ये बता रही है कि इसको ऐसे यंत्र से नापा गया है जो दशमलव के 1 अंक तक माप सकता है, उसकी लीस्ट काउंट इतनी हो गई। ये माप ये बता रही है कि इसको ऐसे यंत्र से मापा गया है जो दशमलव के 2 अंकों तक माप सकता है, जिसकी अल्पतमांक 0.01 है, यानी ये वर्नियर कैलिपर से नापी गई है, ये साधारण मीटर पैमाने से नापी गई है, और ये स्क्रू गेज पेच मापी से नापी गई है, क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट 0.001 हो गई। ठीक है बच्चों, बात समझ रहे हैं। तो ये माप ज़्यादा यथार्थ कहलाएगी। भले यहाँ देखने में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिजिक्स की दृष्टिकोण से परिणाम का कोई अंतर नहीं है, लेकिन कहना चाहिए गुणात्मक अंतर तो है ही। तो बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब आप ये परिभाषाएं समझ रहे होंगे। ये बात मैंने बता दी। अंतिम संदिग्ध अंक और जो विश्वसनीय अंक हैं, वास्तविक कह लें या विश्वसनीय भी कह सकते हैं, विश्वसनीय अंक, इनको मिला करके संदिग्ध अंक बनते हैं और मापन की परिशुद्धता को प्रदर्शित करती है ये अंक। तो देखो वे अंक जो मापन की परिशुद्धता को प्रदर्शित कर रहे हैं, जैसे हमारी ये माप थी, तो ये माप अधिक परिशुद्ध थी इससे, क्योंकि इसमें सार्थक अंक ज़्यादा हैं। ये मान यथार्थ भी ज़्यादा हो गया। जितने ज़्यादा सार्थक अंक होंगे, जितने छोटे अल्पतमांक वाले यंत्र से आप नापेंगे, दशमलव के बाद उतने ही ज़्यादा अंकों तक उसका मापन होगा, तो सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सार्थक अंकों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, वो माप हमारी उतनी ही ज़्यादा यथार्थ होगी। यथार्थता और परिशुद्धता की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, तो बात समझ में आ गई। और त्रुटि भी कम होगी उसमें। जितने ज़्यादा सार्थक अंक होंगे, उस माप में त्रुटि भी बहुत कम होगी, तो ज़्यादा यथार्थ होगी। इस बात को समझ लें, इस बात को भी समझ लें बच्चों, त्रुटि कैसे कम होगी। मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको। तो कोई बात नहीं छोड़ेंगे बच्चों, ध्यान से समझते जाना कि ये सार्थक अंक है क्या। आप नियम पढ़ लेते हो सार्थक अंक ज्ञात करने के, लेकिन सेंस नहीं पता आपको
हो सकता है आपको सार्थक अंक गिनना आता हो कि इस माप में इतने हैं, इसमें इतने हैं, लेकिन बड़ा गहराई से समझना, गलती भी कर सकते हैं, उसका सेंस भी तो समझिए। तो अब मैं ये बात बताने जा रहा हूँ कि सार्थक अंकों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, त्रुटि, या ये कह लें कि त्रुटि जितनी कम होगी, सार्थक अंक उतने ही ज़्यादा होंगे और उसको उतने ही कम मापक यंत्र के अल्पतमांक से नापा गया होगा, इसलिए वृत्तमान पाती है, परिशुद्धता भी बढ़ेगी। जैसे मान लो किसी वस्तु, किसी सिक्के की, मान लो एक सिक्का है, ठीक है बच्चों, किसी सिक्के का हमने मापन किया, मीटर पैमाने से उसको नापा, जो आप ज्योमेट्री में यूज़ करते हो, लाइन खींचते हो, रचनाएं बनाते हो, तो उस सिक्के की माप आई 1.2 सेंटीमीटर। तो इसमें 2 सार्थक अंक हुए। कितने हुए? 2 सार्थक अंक, ध्यान से समझना। तो अब इसमें त्रुटि निकालना है, मान लो परसेंटेज, प्रतिशत त्रुटि निकाल लेते हैं, सापेक्ष त्रुटि निकालते हैं। तो इसमें अनुमेय त्रुटि कितनी होगी? देखो त्रुटि इसमें दी नहीं है, उस ये यंत्र कौन सा हो गया? मीटर पैमाना, मीटर पैमाने से नाप रहे हैं। कोई भी माप की लिस्ट काउंट यहीं से पता लग सकती है कि दशमलव से पहले तो 0 लगा दीजिए और दशमलव के बाद 0 लगाते जाइए और आखिरी अंक जब आ जाए वहाँ 1 लिख दीजिए। तो यहाँ आखिरी अंक यही हो गया, तो यहीं 1 लिख दिया। तो ये हमारी क्या हो गई? अनुमेय त्रुटि हो गई। यही मीटर पैमाने की अल्पतमांक है। तो अब सापेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हैं? ये हमारा मान लो राशि x है, तो ये त्रुटि डेल्टा x हो गई। तो डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 ही तो करते हैं बच्चों। तो डेल्टा x 0.1 अपॉन 1.2 इंटू 100 करेंगे, तो बराबर ऊपर हो गए, दशमलव से दशमलव हट गए, 100/12। 100/12 का मतलब 50/6, 50/6 का मतलब 25/3, 25/3%, यानी 8 24, 1 बचा 0.3%, 8.3% की त्रुटि आई। अब देखते हैं बच्चों, अगर इसी माप को मैं किससे मापता? वर्नियर पैमाने से। वर्नियर कैलिपर्स जिसको कहते हैं, मैं पैमाना भी बोल देता हूँ, उसका सेंस वही है। तो ये माप मान लो ये 2 अंकों तक मापन होता, मान लो 1.21 सेंटीमीटर आता। तो इसकी लिस्ट काउंट देखो कैसे निकालेंगे? 0 लिख दिया, दशमलव से पहले तो 0 ही लिखना है, फिर एक अंक ये है, इसके नीचे भी 0, आखिरी अंक ये आ गया, उसके नीचे 1 सेंटीमीटर। ये x, ये डेल्टा x। तो डायरेक्ट करें, त्रुटि निकालें, 0.01 अपॉन 1.21 इंटू 100। तो ये सॉल्व करेंगे बच्चों तो 0.83% आ जाएगी। तो देखें वहाँ 8.3 थी, अब प्रतिशत त्रुटि कितनी कम हो गई? यानी त्रुटि कम है, यानी हम जो माप ज्ञात कर रहे हैं वो यथार्थता की ओर बढ़ती चली जा रही है, उतनी ही परिशुद्ध माप हमें मिलती जा रही है। मान लो इसी को मैं पेचमापी से नापता, पेचमापी से, स्क्रू गेज से, तो वो 3 अंकों तक बताती, मान लो 1.213 आ जाता सपोज। ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए बच्चों? 4 हो गए, और इसमें सार्थक अंक 3 थे। तो देखें जितने कम लिस्ट काउंट वाले यंत्र से नाप रहे हैं, सार्थक अंकों की संख्या बढ़ती जा रही है, त्रुटि कम होती जा रही है, और हम यथार्थता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें त्रुटि निकालने के लिए अनुमेय त्रुटि कितनी होगी? 0 पॉइंट, देखो 0 लगाओ, इसके नीचे भी 0, आखिरी अंक के बाद 1 लगा दो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। तो इसमें त्रुटि 0.001 इंटू 100 अपॉन 1.213, दशमलव से दशमलव हटा दिए, ऊपर हो गए 100/1213। तो इसमें त्रुटि और कम हो गई, 0.082 के करीब आ जाएगी। तो देखें कितनी कम त्रुटि हो गई, 1% से भी बहुत कम, समझ रहे हैं? तो देखें जैसे जैसे सार्थक अंक बढ़ते गए त्रुटि कम होती गई, जैसे जैसे अल्पतमांक कम होता गया त्रुटि कम होती गई, परिशुद्धता बढ़ती गई। तो ये बात बच्चों आपकी समझ में आ गई होंगी। तो सार्थक अंक का क्या महत्व रहा कि हमें जितने ज़्यादा सार्थक अंक की माप लेंगे वह माप उतनी ही ज़्यादा यथार्थ होगी बच्चों, वास्तविक मान के नज़दीक होगी। तो ये पॉइंट समझ में आ गए। अब बात करते हैं बच्चों कि कोई संख्या दी है तो उसमें सार्थक अंक कैसे ज्ञात करें, उसके नियम आप समझ लीजिए ध्यानपूर्वक। देखिए मैं नियम नहीं लिखूंगा, वीडियो बहुत लेंदी होता है, आप लोग ये भी चिल्लाते हैं कि सर कोर्स कैसे होगा।
तो आप कॉपी पेंसिल उठाइए, जो मैं बोलता हूँ वीडियो पॉज करके नोट करिए, नोट्स बनाइए। आपकी बुक में भी नियम लिखे होंगे, वहाँ से नोट्स में लिखिए, समझिए यहाँ पर। तो पहला नियम, पहले नियम की बात करते हैं कि सार्थक अंक हेडिंग डालेंगे आप। बच्चों सुना करो, कॉपी पेंसिल उठा के रखो और मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाइए। क्या हेडिंग डालेंगे? सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। तो पहला नियम, सभी अशून्य अंक, सभी अशून्य, अशून्य का मतलब जो शून्य न हो, तो वो अशून्य अंक कौन कौन से हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अशून्य अंक हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, यानी ये सार्थक अंक में गिने जाएंगे। जैसे कोई संख्या है, फॉर एग्जांपल 3 2 5 6, ये कोई माप है, तो इसमें कितने सार्थक अंक हुए? गिन लीजिए, 1 2 3 4, क्योंकि सभी अशून्य अंक हैं तो ये सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। तो सार्थक अंक कितने हो गए? 4 हो गए सार्थक अंक। सार्थक अंकों की संख्या 4 हो गई। ये नहीं कि हाँ कहीं 4 लिखा होता तो कहते हैं कि ये वाला 4 सार्थक अंक हो गया, ऐसा नहीं। संख्या, जैसे मान लो ये लिखा होता 137, तो इसमें कितने हुए बच्चों? 3 सार्थक अंक हुए। तो बात समझ गए, पहला नियम समझ में आ गया। अब बात आती है शून्य की। अशून्य अंक तो सार्थक होते ही हैं बच्चों, लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहाँ पर आती है? कहाँ आती है बच्चों? कि शून्य कभी तो सार्थक अंकों में गिना जाता है, कभी नहीं गिना जाता है। उसको और समझ लें तो देखें, 2 अशून्य अंकों के बीच शून्य जो आएगा वो सार्थक अंकों में गिना जाएगा। जैसे 2 अशून्य अंकों के बीच, जैसे मान लीजिए 3005 होता, तो ये दोनों शून्य अशून्य अंकों के बीच में आ रहे हैं, इसलिए इसमें ये गिने जाएंगे। तो 1 2 3 4 सार्थक अंक हुए बच्चों। अब इस नियम पर दशमलव की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब मान लो मैं ये पूछूं आपसे कि 3.005 में कितने सार्थक अंक होंगे, तो भी 4 ही रहेंगे, क्योंकि 2 अशून्य अंकों के बीच में ही आ रहे हैं। दशमलव कहाँ पर है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कब गिने जाएंगे? अगर वो अशून्य अंकों के बीच में हैं और दशमलव कहीं भी है, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे ये होता 30.05, तो दशमलव की स्थिति बदल गई, तब भी 4 रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। ये होता 300.5, तब भी ये दोनों शून्य 2 अशून्य अंकों के बीच हैं, तब भी सार्थक अंक कितने रहेंगे? 4 रहेंगे। बच्चों आ गई बात समझ में? तो 0 यहाँ तो गिना जा रहा है, लेकिन अगर संख्या 1 से छोटी है, 1 से छोटी है तो 0 दशमलव से स्टार्ट होगी। तो 0.00526 जैसे ये है, तो यदि संख्या 1 से छोटी है, यानी 0 दशमलव से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 दशमलव से, तो दशमलव के तुरंत बाद अशून्य अंक से पहले जितने भी शून्य होंगे, जैसे ये 5 लिखा है, यहाँ अशून्य अंक आ गया, तो उससे दशमलव के तुरंत बाद के और अशून्य अंक से पहले के ये जो शून्य है वो सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते हैं। तो इसमें केवल 1 2 3 सार्थक अंक रह गए बच्चों। ये नियम समझ में आ गया होगा। अब एक संख्या और लिख लेते हैं। मान लो ये होता 0.00526, तो इसमें बताइए बच्चों, इसमें ये तो गिना जाएगा क्योंकि ये 2 अशून्य अंकों के बीच में आ रहा है, यहाँ तो ये नियम फॉलो होगा। तो इसमें ये दोनों नहीं रहेंगे, ये शून्य गिना जाएगा। तो 1 2 3 4 हो गए बच्चों। बात समझ में आ गई? आ रही है ना? तो अगला देखें, दशमलव के बाद किसी अशून्य अंक के बाद के जितने भी शून्य होंगे वो सब सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। यानी जैसे अशून्य अंक के बाद दाईं ओर की बात कर रहे हैं, जैसे संख्या होती 3.2500, तो ये जो शून्य हैं वो दशमलव के बाद के अशून्य अंक के बाद के शून्य हैं, तो ये तो गिने जाएंगे। क्योंकि अब आप कहेंगे कि ये 2 अशून्य अंकों के बीच में नहीं आ रहे, इस तरह यहाँ 6 होता तो आते, लेकिन नहीं, चूंकि दशमलव के बाद हैं, लेकिन दशमलव के तुरंत बाद नहीं है, अशून्य अंक के बाद हैं, तो ये गिने जाएंगे। तो इसमें ये भी गिने जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 हो गए बच्चों। समझ गए? अब ऐसे होता, मान लो 0.000500200,
अब यहाँ क्या करें, तो बच्चों देखो ये वाला नियम, दशमलव के तुरंत, क्योंकि दशमलव से पहले अशून्य अंक नहीं है, शून्य है, तो दशमलव के तुरंत बाद के, अब यहाँ पर भी एक जीरो होता बच्चों, चलो एक बात और समझा दूंगा मैं, तो ये तो गिने नहीं जाएंगे क्योंकि दशमलव के तुरंत बाद के हैं, लेकिन ये गिना जाएगा और ये भी गिने जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 हुए बच्चों इसमें भी, ठीक है। अब मान लो इसी एग्जाम्पल में ये होता कि 3.02500, तो वो भी गिना जाता क्योंकि वो अशून्य अंकों के बीच का आ गया, ठीक है। जैसे ये होता 3.02500, यहाँ पर एक जीरो और लगा होता, तो ये दशमलव के तुरंत बाद का भी गिना जाता क्योंकि दशमलव से इधर अशून्य अंक है। ये कब नहीं गिने जाते हैं, जब इधर शून्य होता है। तो अब तो ये अशून्य अंकों के बीच में आ रहा है, तो ये भी गिना जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो बच्चों नियम समझ में आ रहे होंगे। और एक बात का ध्यान रखें, दशमलव से पहले केवल शून्य है तो ये कभी नहीं गिना जाएगा सार्थक अंकों में, इसे मत गिन लेना। अगर यहाँ 2 और लिखा होता तो गिन जाता। अब दशमलव से पहले चूंकि अकेला शून्य है तो इसको सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं। तो इस तरीके से बच्चों शून्य कब गिना जाएगा, सार्थक अंकों में कब नहीं गिना जाएगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और देखें बच्चों, अब मान लो एक उदाहरण और, अशून्य अंक होता दशमलव से पहले और उसके तुरंत बाद शून्य आ जाते, तब भी ये गिने जाएंगे सार्थक अंकों में। तो इसमें 3 सार्थक अंक हुए। अब आप कहेंगे दशमलव के तुरंत बाद आ गए, लेकिन दशमलव से पहले अशून्य अंक है ना बच्चों, शून्य होता तो नहीं गिने जाते, तो 3 हो गए। 5.0000, इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये गिने जाएंगे, तो 5 सार्थक अंक हो गए। बात समझ रहे हैं। तो अब मैंने ये सारे नियम आपको बता दिए। अब एक नियम और है जो डाउट क्रिएट करता है, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। बच्चों एक इंटरेस्टिंग अगला नियम जो बहुत भ्रम पैदा करता है और यहाँ गलतियाँ अक्सर होती हैं, इस नियम को एक विशेष रूप से मैं आपको समझा रहा हूँ कि नियम ये है कि यदि बिना दशमलव वाली कोई संख्या है और उसमें बाद में जितने भी शून्य होंगे वो सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 500, तो इसमें कितने सार्थक अंक माने जाएंगे, 1 सार्थक अंक कितने हुए, 1, ये वाले शून्य नहीं गिने जाएंगे। तो दशमलव रहित संख्या में जो अनुगामी शून्य होते हैं, यानी जो सबसे लास्ट में होते हैं, वो अगर यहाँ ये लिखा होता 2 तो ये गिने जाते, 2 अशून्य अंकों के बीच हो गए। लेकिन जब दशमलव नहीं है तो शून्य है तो नहीं गिने जाएंगे। बात समझ रहे हैं। जैसे 3500 या 3200 लिख दूँ मैं, या 320 लिख दूँ, तो ये भी नहीं गिना जाएगा, लेकिन ये दोनों तो सार्थक अंक रहेंगे, अशून्य अंक हैं, तो इसमें 2 हो गए। तो ये नियम एक भ्रम पैदा कर देता है। नियम तो है, लेकिन यहाँ क्या भ्रम पैदा करता है कि एक बात ध्यान रखें बच्चों, जो भी मापक यंत्र से मापी जाएगी उसमें जितने भी अंक होंगे वो सब सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। जैसे आपने किसी वस्तु का वजन 400 किलोग्राम मापा है, तो आपने मापन करके ये निकाला है 400 किलोग्राम, तो ये शून्य सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। यही कन्फ्यूज़न वाली बात पैदा हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो मापन करके जो आएंगे वो तो शून्य आप गिनेंगे सार्थक अंकों में, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना। अब जैसे मान लो एक भ्रम क्या हो सकता है कि 2.500 लिखा है, या चलो 2.500 मीटर ये मापन किया, ये कोई दूरी है जो मापने से इतनी प्राप्त हुई। तो बच्चों अगर मैं इसको, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4, ये शून्य तो गिने जाएंगे, दशमलव के बाद के हैं, इसमें सार्थक अंक हो गए 4। अब इसको मैं किलोमीटर में बदल दूं, किलोमीटर में बदलता हूं तो कितने हो जाएंगे, 1 2, 1000 का भाग देंगे तो 0.00250 किलोमीटर। इसमें भी 4 ही दिख रहे हैं आपको, ये तो गिने नहीं जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है। अब सेंटीमीटर में बदलूं तो कितने हो जाएंगे, 100 का गुणा करेंगे आप तो 250.0,
इसमें भी 4 दिख रहे हैं जो अभी तक नियम पढ़े थे, ठीक है। अब मैं इसको मिलीमीटर में बदलूँ तो 10 का गुणा और करूँगा तो 2500। तो इसमें आपको 2 ही दिख रहे हैं इस नियम के अनुसार, तो हो गई गड़बड़। जबकि माप वही है, उसी माप को, तो ध्यान रखें इसमें भी ये गिने जाएंगे, 4 ही रहेंगे, इसमें भी सार्थक अंक 4 ही माने जाएंगे, क्योंकि ये राशि मापन करके आई है। मात्रक बदल जाने पर उसके सार्थक अंकों की संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन बच्चों, भ्रम की स्थिति तो भ्रम की ही है, इसको कैसे दूर करें? तो इसको दूर करने का उपाय ये है कि इस संख्या को वैज्ञानिक विधि से लिखा जाया करे, तभी हमने वो बताई है कि वैज्ञानिक विधि से लिखना चाहिए। तो इस माप को ऐसे ना लिख के, जैसे ऐसे लिख सकते हैं कि 2.500 मीटर, इसको किलोमीटर में लिखना है तो 2.500 इंटू 10⁻³ किलोमीटर ऐसे लिखिए, ठीक है। तो सार्थक अंकों में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मीटर में लिखना है इसको तो है ही, और सेंटीमीटर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे बच्चों? 2.500 इंटू 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर में बदलने के लिए इतने गुणा करेंगे। मिलीमीटर में लिखना है तो 2.500 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। तो अब बच्चों, वो जो समस्या थी कि सार्थक अंक की गलती हो सकती थी पहचानने में, तो अगर ऐसे लिखेंगे तो इसमें सब में 4 दिख रहे हैं आपको सार्थक अंक, यहाँ भ्रम दूर हो गया। तो हमेशा वैज्ञानिक विधि में ही लिखना चाहिए। और एक बात और, जब सार्थक अंकों की संख्या गिनी जाती है और जब संख्या वैज्ञानिक विधि से लिखी गई होती है तो केवल इनके सार्थक अंक देखते हैं, 10 की घात से हमें कोई मतलब नहीं होता। इसमें ऐसे नहीं कि इसको भी जोड़ लो, इसको भी जोड़ लो, इसको भी, कि 1 2 3 4 5 6 7 अंक हो गए सर सार्थक, ऐसा नहीं, इसको नहीं देखते हैं। यानी वैज्ञानिक विधि में कल पढ़ाई थी m × 10⁻n की फॉर्म में लिखते हैं। तो जब सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात की जाएगी तब इसका कोई मतलब नहीं होगा, केवल इसमें गिनेंगे m में, यानी इस वैल्यू में। बात समझ गए? तो बच्चों, ये रहा सार्थक अंकों के बारे में, बहुत कुछ बता दिया मैंने। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। बच्चों, स्क्रीनशॉट आपने लिया था या नहीं? चलो, समझ में आ गया होगा। नियम किताब से लिखेंगे, विद उदाहरण और विधिवत नोट्स बनाइए, उनको पढ़ते रहिए, जिससे आपको कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप मन लगा के पढ़ रहे हैं। तो आपने देखा कि देखिए सार्थक अंकों का कितना बड़ा महत्व है इस फिजिक्स में, उससे हमें मापन की परिशुद्धता, यथार्थता के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये परिभाषाएं भी आपकी समझ में आ गई होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स की, यानी सार्थक अंकों की। तो बच्चों, आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आज आप ये सीख चुके कि सार्थक अंक कैसे ज्ञात करते हैं। कल के लेक्चर में अब एक बात करेंगे। अरे हाँ, एक बात और बताना मैं भूल गया कि ये जो सार्थक अंकों की संख्या हम देखते हैं, ये मापित जो पाठ्यांक है, जो हमने रीडिंग ली है, जो मापन से हमने प्रमाण निकाला है किसी भी भौतिक राशि का, उसमें सार्थक अंकों की संख्या देखी जाती है। जो गिनकर आई है या प्रकृति में जो कांस्टेंट्स हैं, जैसे मैंने लिख दिया 2। अब जैसे हम लिखते हैं ना कि परिधि बराबर 2πr, तो 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। तो आप मापन इनका नहीं कर रहे हैं, न 2 का न पाई का, आप मापन कर रहे हैं त्रिज्या का। तो सार्थक अंक इसमें देखे जाएंगे। इनकी सार्थकता, इनमें सार्थक अंक तो अनंत होते हैं, ये मापन से नहीं आया है 2, आपने मापन किया r का और इस सूत्र में रख दिया। तो इस 2 से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 2 का गुणा करने से। यानी किसी मान की आपने जो मापन किया उसमें आप कितनी भी संख्या से गुणा कर दें, लेकिन सार्थक अंक उतने ही रहेंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे। तो 2 की सार्थकता, जो कांस्टेंट्स हैं जो बिना मापन के हैं, 2 है, पाई है, इनकी सार्थकता कितनी होगी? अनंत। इसकी भी अनंत, क्योंकि इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, डाउटफुल फिगर है ही नहीं। 2 तो 2 ही रहेगा, पाई ही रहेगा, 22/7 ही रहेगा वो। तो उसमें आप क्या त्रुटि निकालेंगे? इसमें त्रुटि ही नहीं है। जब त्रुटि ही नहीं है तो वो त्रुटि के व्युत्क्रमानुपाती होती है यथार्थता।
तो भाई सार्थक अंक अनंत हो गए। कैसे कि 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 लिख सकते हैं, 2.0, 2.00, इसको किसी माप के थोड़ी ला रहे हो, तो अनंत 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 लिखते चले जाइए, कॉपी भर जाएगी, आप थक जाएंगे, लेकिन एंडलेस बात चलती रहेगी। तो बच्चों अब काफ़ी हो गया सार्थक अंकों के बारे में। अब कल मैं एक बात की चर्चा करूँगा कि जब हम जोड़ें दो राशियों को, या घटाएं या गुणा करें या भाग करें, तो हमारा जो परिणाम आएगा जोड़ने के बाद या घटाना के बाद या गुणा करने के बाद या भाग करने के बाद, तो उसमें कितने सार्थक अंक तक लिखा जाए, सोचने वाली बात है बच्चों। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो कल का लेक्चर देखना ना भूलें। तो कल मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ, मिलते हैं कल इस नए टॉपिक के साथ। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।